हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोटोजोआ के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण, जिसमें हम लोग प्रोटोजोआ के लक्षणों में सबसे पहले देखे थे वास स्थान एवं स्वभाव, यानी कि यह कहाँ रहता है, किस प्रकार रहता है, ये चीजें आप सीख गए थे। इसके बाद आपने देखा था शेप, साइज एंड कलर, यानी इसका आकृति क्या है, इसकी माप क्या होती है और इसका रंग क्या होता है। और फिर इसके बाद आप देखे थे बॉडी स्ट्रक्चर, यानी इसके शरीर की संरचना कैसी होती है। यहाँ तक हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें लोकोमोशन कैसे होता है। लोकोमोशन, लोकोमोशन, ये चौथी हेडिंग है ना, चौथी हेडिंग है लोकोमोशन। लोकोमोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? गमन। गमन, देखिए दो शब्द है, आप याद रखना, लोकोमोशन और मोशन। तो जो पौधों में होता है, याद रखना, पौधों में जो होता है वो सिर्फ क्या होता है? मोशन। मोशन, इसको क्या कहते हैं? गति। और जंतुओं में जो होता है वो क्या होता है? लोकोमोशन। लोकोमोशन, इसको क्या कहते हैं? गमन। एक बात ये भी याद रखना, इसमें मोशन भी होता है। जंतुओं में क्या होता है? मोशन भी होता है। इसको क्या कहते हैं? गति। अब पूरा क्लियर कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि पौधों में सिर्फ क्या होता है? मोशन। मोशन का मतलब अपना स्थान परिवर्तित न करना, अपनी जगह पर ही रह करके उसके बॉडी के पार्ट में परिवर्तन हो, मोशन हो, गति हो, तो उसे क्या कहते हैं? मोशन। क्लियर हो गया? जैसे पौधा है तो पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है? नहीं, अपनी जगह पर ही रह करके अपने शरीर के अंदर गति करता है। जैसे उसकी ग्रोथ होती है तो पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो एक तरह की गति हो रही कि नहीं, और उसकी जड़ों में नीचे ग्रोथ हो रही तो उसकी गति हो रही है ना, तो इसको क्या कहते हैं? गति। तो पौधों में सिर्फ क्या होती है? गति। लेकिन जंतु में क्या होता है? गति, यानी मोशन भी होता है। इस तरह का तो हमारे में भी होता है, हमारी भी शरीर ग्रो कर रही है तो गति हो रहा है कि नहीं। वैसे हम अपना हाथ पैर हिला रहे हैं तो ये भी एक तरह की गति हो रही है। तो हमारे में गति भी होती है और लोकोमोशन यानी गमन भी होता है। गमन का मतलब एक स्थान से हम लोग दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। घर से हम लोग कॉलेज आए हैं, कॉलेज से घर जाएंगे, घर से मार्केट जाएंगे, तो हम लोग गति भी कर रहे हैं और गमन भी कर रहे हैं, यानी मोशन भी कर रहे हैं और लोकोमोशन भी। लेकिन पौधे सिर्फ क्या करते हैं? मोशन। तो मोशन और लोकोमोशन क्या हुआ ये तो आप समझ गए। अब चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ, तो उसमें लोकोमोशन कैसे होता है इसे समझते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखते हैं इसमें कैसे मोशन होता है। तो इसमें जो लोकोमोशन, तो इसमें जो सबसे पहले तरह का लोकोमोशन होता है वो है स्यूडोपोडिया के द्वारा। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? पादाभ। पादाभ से पता चल रहा है पैर की तरह से संरचना। पादाभ मीन्स क्या होता है? पैर की तरह से संरचना। और स्यूडोपोडिया के द्वारा जो लोकोमोशन होता है वो अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में। अमीबा में होता है। अब कैसे ये होता है इसे देख लीजिए। जैसे देखिए ये अमीबा है, अमीबा का शेप निश्चित होता है? नहीं, इर्रेगुलर ऐसे ऐसे होता है अमीबा। अब जब इसको चलना रहेगा तो क्या करेगा ना, देखिए ऐसे चलना रहेगा तो अपनी बॉडी के नीचे ऐसे देखिए ऐसे पादाभ बना लेगा। ये देखिए आकार बदलने की कैपेसिटी तो इसके अंदर है, ये है। तो बताइए दूठे पैर जैसा बना लिया कि नहीं बना लिया? तो यही इसका क्या है? पादाभ है, या इंग्लिश के अंदर कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो पहले तरह का गमन आपने देख लिया कि नहीं? स्यूडोपोडिया द्वारा गमन होता है। जो पहले तरह का है स्यूडोपोडिया को पादाभ कहते हैं और यह किसमें होता है? अमीबा। और कैसे होता है भी आप देख लिए। क्लियर हो गया? अब हम लोग दूसरे तरह का जो इसमें देखेंगे वो फ्लैजिला के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लैजिला।
फ्लैजिला को हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? कसाब। शाबाश, क्या कहते हैं? कसाब कहते हैं। और कसाब द्वारा जो गमन होता है जिस प्राणी में, आप पहले बताइए आप कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं? प्रोटोजोआ। ये सारी कहानी जो हम बता रहे हैं ये प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर है। अब प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर तो बहुत सारे एनिमल है ना, तो अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरह का होता है। तो एक तरह का जो है स्यूडोपोडिया द्वारा देखे, दूसरा देख रहे हैं फ्लैजिला के द्वारा या कसाब के द्वारा। तो जिस तरह से स्यूडोपोडिया द्वारा अमीबा में हो रहा था, उसी तरह से फ्लैजिला द्वारा भी तो किसी प्राणी में होगा। तो वो कौन सा प्राणी है? ट्रिपैनोसोमा। एक प्राणी होता है क्या? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। एक प्राणी और होता है जिसे आप जानते पहचानते हैं, जिसका नाम क्या है? अभी जल्दी ही पढ़े हैं आप लोग, यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना। बताइए यूग्लिना कैसे होता था? यूग्लिना इस तरह से था और इसके ऊपर इस तरह से फ्लैजिला निकला था कि नहीं निकला था? तो इस फ्लैजिला के द्वारा भी प्राणी मोशन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। क्लियर हो गया? तो स्यूडोपोडिया के द्वारा गमन किस में होता है? अमीबा में। फ्लैजिला द्वारा गमन किस में होता है? ट्रिपैनोसोमा में। और किस में? यूग्लिना। दोनों क्लियर हो गया? अगला जो है वो सीलिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सीलिया के द्वारा। सीलिया के द्वारा किस में होता है? सीलिया को हिंदी के अंदर कहते हैं रोमाभ। क्या कहते हैं? रोमाभ। रोवे जैसी संरचना होती है, रोमाभ। रोमाभ द्वारा किस में होता है? रोमाभ द्वारा होता है पैरामीशियम में। किस में होता है? पैरामीशियम। रोमाभ द्वारा पैरामीशियम में होता है। कैसे होता है पैरामीशियम? यही चप्पल की तरह से होता है। इसके पहले आप लोग सुने थे ना, चप्पल की तरह से। तो देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से चप्पल की तरह से कुछ दिख रहा है कि नहीं? और इसके बॉडी के ऊपर इस तरह से तमाम ऐसे रुएं जैसी संरचना पाई जाती है। और इसी संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। या हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? रोमाभ। क्लियर हो गया ना? तो बताओ लोकोमोशन समझ गए ना? कितने तरह का लोकोमोशन? 3। पहला किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया। किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया द्वारा। किस में होता है? दूसरा कौन सा? फ्लैजिला। फ्लैजिला द्वारा किस में होता है? ट्रिपैनोसोमा या फिर यूग्लिना। अगला क्या है? सीलिया। सीलिया द्वारा किस में होता है? पैरामीशियम। सबको क्लियर हो गया ना? एक बार घर पे और देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर हमेशा जिंदगी भर के लिए याद होगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो बताइए पीछे जो चैप्टर आप मेहनत से पढ़े हैं उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर ये सारी बातें हम आपको पहले दिन पढ़ाते तो क्या आप इतना क्लियर समझ पाते? नहीं। आपको यही पता नहीं होता कि सीलिया कौन चीज है, फ्लैजिला कौन चीज है कि नहीं है? अब आगे हम लोग देखेंगे लोकोमोशन के बाद बात आती है न्यूट्रिशन की, यानी कि पांचवा जो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पोषण। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाएं आप सीख रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, मास्टर तो आप पक्का बन जाएंगे इसलिए क्योंकि दोनों भाषाओं की जानकारी आपको रहेगी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण। अब देखिए इसमें पोषण कैसे होता है, तो पूरे प्रोटोजोआ की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें पहला आप नोट कर लीजिए होलोजोइक। पहला जो इसमें है वो है क्या? होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है जंतु के समान, यानी कि जंतु सम। जंतु सम। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? जंतु सम। तो
प्रोटोजोआ के अंदर बहुत से ऐसे प्राणी होते हैं जो जंतु के समान पोषण करते हैं। जंतु के समान पोषण क्या होता है? तो बिना प्रकाश संश्लेषण किए, यानी कि उसमें फोटोसिंथेसिस ना हो, किसी दूसरे प्राणियों के ऊपर निर्भर रह करके पोषण ले, तो उसे क्या बोलेंगे? बोलिए, जंतु समान पोषण या फिर होलोजोई। क्लियर हो गया ना? जैसे अभी अमीबा ही है, तो अमीबा के पास क्लोरोफिल तो है नहीं, तो क्या करेगा? दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहेगा ना। और दूसरे प्राणियों पे किस पर निर्भर रहेगा? बोलिए, अमीबा किस पे निर्भर रहेगा? मछली खाएगा? नहीं, अमीबा तो काफी छोटा होता है ना। तो सोचो क्या खा सकता है? बहुत छोटे छोटे जो शैवाल रहेंगी उनको खा सकता है। कुछ शैवाल होती हैं, एल्गी पानी में पाई जाती हैं, बहुत छोटी छोटी होती है, उनको खा सकता है। या फिर कुछ बैक्टीरिया को खा सकता है। कौन? अमीबा। तो बताइए, किसी दूसरे प्राणियों को खाना या उस पर निर्भर रहना, ये क्या है? जंतु समान पोषण है कि पादप समान? जंतु समान। इंग्लिश के अंदर क्या कहेंगे? होलोजोई। अगला देखिए क्या है? होलोफाइटिक। अगला क्या है? होलोफाइटिक। होलोफाइटिक का मतलब क्या होता है? होलोफाइटिक का मतलब होता है पादप समान। क्या होता है? पादप सम या पादप समान। क्लियर है ना? होलोफाइटिक न्यूट्रिशन अगर लिखेंगे तो लिखेंगे पादप सम पोषण, लेकिन यहाँ न्यूट्रिशन नहीं लिखे हैं तो पोषण भी नहीं लिखे हैं, बाकी आप जानते रहिए। ठीक है? तो होलोफाइटिक मतलब पादप के जैसा पोषण। अब आप लोग बताइए कि पादप के समान पोषण किस में होता है? प्रोटोजोआ के अंदर। अभी जल्द ही पढ़ रहे थे, आफरीन बताइए। यूग्लिना, आफरीन बताई है। यूग्लिना, यूग्लिना में पादप के समान पोषण होता है, क्योंकि आप देखे थे कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता था, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता था, और जिसकी वजह से सनलाइट की उपस्थिति में वह अपना भोजन स्वयं बना लेता था। तो इसे क्या कहेंगे? पादप समान पोषण। क्लियर हो गया ना? अब देखिए एक और तरीका था, बताइए तो। होलोफाइटिक, होलोजोइक के अलावा एक और था, सैप्रोफाइटिक। क्या था? सैप्रोफाइटिक। ये तरीके भूल रहे हैं आप लोग। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक यानी कि मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाना। तो देखिए, सैप्रोफाइटिक जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सैप्रो का मतलब है कि वो मृतोपजीवी हो, यानी कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बना रहा हो, और फाइटिक का मतलब वह पौधा हो। इसके साथ एक शब्द और आता है इसका भाई, सैप्रोजोइक। देखिए एक शब्द और आ गया कि नहीं? सैप्रोजोइक। अब देखो, बताओ सैप्रोफाइटिक और सैप्रोजोइक में क्या अंतर है? इसकी हिंदी यही होगी। सैप्रोफाइटिक में जो फाइटिक शब्द आ रहा है उसका मतलब पौधा। बताइए, खड़े होकर बताइए, सैप्रोफाइटिक और सैप्रोजोइक में क्या अंतर है? सैप्रोफाइटिक मतलब ना वो पौधा रहेगा, सैप्रोजोइक मतलब वो जंतु रहेगा। शाबाश, बहुत अच्छे। तो सैप्रोफाइटिक शब्द से ही पता चल रहा है, फाइटिक मतलब कि वह पौधा है और सड़े गले पदार्थों से भोजन ले रहा है, और सैप्रोजोइक का मतलब जंतु है और सड़े गले पदार्थों से भोजन ले रहा है। तो शब्दों को पहचानना सीख गए कि नहीं? अब आपको रटने की ज्यादा जरूरत नहीं, ऐसे धीरे धीरे शब्दों को पहचान जाएंगे, आपको एकदम आसान हो जाएगा। अगले को लगेगा कि सारा रट रखा है, क्या है कि नहीं है। अब हम ही पहले सारी चीजें बता रहे थे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना याद कर लिए हैं। मैंने बहुत ज्यादा याद नहीं किया है, मुझे एक तरीका आ गया है कि कैसे इसको पढ़ना है, शब्दों से ही पता चल जा रहा था, है कि नहीं? जैसे सैप्रोफाइटिक, सैप्रोजोइक। क्लियर हो गया ना? अब अच्छा, एक शब्द और आ गया है, इसको जरा आप लोग अंदाजा लगाइए, मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक। अब बताइए क्या है मिक्सो? हाँ शाबाश, बहुत अच्छा। जंतु की तरह से भी और पादप की तरह से भी। कैसे अंदाजा लग गया? मिक्सो का मतलब ही चल रहा है कि मिक्स,
है कि नहीं है। अट्रॉफिक का मतलब पोषण, मतलब मिक्स हो। तो ऐसा कौन सा एनिमल है प्रोटोजोआ के अंदर जो मिक्स है? आप लोग बात ना करिए, चुपचाप पढ़ाई करिए। हाँ, यूग्लिना। यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक है, यानी कि पौधे की भी तरह से, जंतु की भी तरह से, और मृतोपजीवी भी है, सड़े गले पदार्थों से भी है। तो बताइए मिक्सोट्रॉफिक है कि नहीं है? तो सारे शब्द कितने आसान हो गए हैं समझने की वजह से। होलोजोइक का मतलब जंतु के समान, होलोफाइटिक पौधे के समान, सैप्रोफाइटिक सड़े गले पदार्थों से, सैप्रोजोइक मतलब सड़े गले पदार्थों से लेकिन जंतु हो, और मिक्सोट्रॉफिक का मतलब सभी तरह का पोषण हो, जिसमें उसे क्या कहेंगे? मिक्सोट्रॉफिक। क्लियर हो गया ना? तो आप लोग लोकोमोशन देख लिए, न्यूट्रिशन देख लिए, यानी कि न्यूट्रिशन का मतलब पोषण देख लिए। अब हम लोग देखेंगे रेस्पायरेशन। क्या देखेंगे? रेस्पायरेशन। तो हम पेन चेंज कर देते हैं, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन हिंदी के अंदर क्या कहेंगे? श्वसन। श्वसन इसमें कैसे होता है? तो श्वसन जो है वह जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। हिंदी के अंदर कहें तो सामान्य शरीर की सतह द्वारा, सामान्य शरीर की सतह द्वारा, मतलब इसमें जैसे अभी हम लोगों में रेस्पायरेशन के लिए क्या है? फेफड़ा है, मछलियों में गिल है, इस तरह के बहुत सारे श्वसन अंग होते हैं। लेकिन यह जो प्राणी होते हैं प्रोटोजोआ के अंदर, ये बहुत ही निम्न तरह के होते हैं, बहुत छोटे प्राणी होते हैं। इनके पास ना तो विकसित तरह का फेफड़ा है, ना तो गिल है, ना ट्रैकिया है। भाई इनके पास जब है ही नहीं तो मजबूरी में तो किसी ना किसी माध्यम से सांस लेना पड़ेगा कि नहीं। तो ये श्वसन कैसे करते हैं? जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। अब जनरल बॉडी सरफेस क्या है? जैसे अमीबा का हम देख लेते हैं। तो अमीबा देखो इस तरह से होता है। तो अमीबा की ये बॉडी की सतह है कि नहीं? सरफेस है ना। इसी के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं। पोर का मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन्हीं छिद्रों के माध्यम से अमीबा सांस ले लेता है। अब कैसे लेता होगा? इसके पास तो फेफड़ा भी नहीं है कि खींचेगा सांस, खींच भी तो नहीं सकता है। तो इसमें एक प्रक्रिया होती है डिफ्यूजन। क्या होती है? डिफ्यूजन। इसको भी याद रखना, ये डिफ्यूजन के द्वारा सांस लेता है। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी के अंदर कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं? विसरण। अब विसरण के द्वारा कैसे सांस लेता है? तो समझिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा विसरण किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं विसरण किसे कहते हैं। तो जब पदार्थों का मूवमेंट या कणों का मूवमेंट अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ होता है, या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, तो उसे विसरण कहते हैं। अब इस बात को समझिए। देखिए, जैसे कोई बर्तन है, ये गिलास है, मान लीजिए गिलास लग रही है। अब देखो, अब गिलास लगी होगी, शीशे की गिलास है, और शीशे की गिलास में अगर एक तरफ नमक का टुकड़ा रख दीजिए, तो बताइए नमक का टुकड़ा, और इसमें पूरा पानी भर दीजिए, पानी भर दीजिए, तो ये बताइए जो नमक है वो धीरे धीरे इसमें पिघल करके, मेल्ट हो करके, या फिर गल करके, बताइए पूरे पानी में फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? तो बताइए नमक की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? यहाँ पर ज्यादा है कि यहाँ पर ज्यादा है? नीचे। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? गाढ़ा।
तो नमक अधिक गाढ़ा कहाँ है, जहाँ ज्यादा है वही है ना। तो बताइए नमक के कण किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, इधर की तरफ ना, यानी कि अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे अगर हम यहाँ पर इत्र की बॉटल खोल दें तो बताइए इत्र के बॉटल में जो इत्र है वो किधर की तरफ मूव करेगा, उधर की तरफ मूव करेगा कि नहीं, अपोजिट। तो यहाँ इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और उधर कंसंट्रेशन कम है, तो बताइए अधिक से कम की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसी तरह से इसमें आप नमक डाल दें या फिर चीनी डाल दें तो, या फिटकरी डाल दें तो अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसी बात को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। देखिए यहाँ पर लिखा गया डिफ्यूजन, समझ गए ना। अब अमीबा में ये प्रक्रिया कैसे होती है वो समझिए। तो अमीबा के अंदर जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि उपापचयी क्रियाएं होती हैं तो इसकी बॉडी के अंदर क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और पानी के अंदर क्या है, O2 ऑक्सीजन। तो बताओ ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर अधिक है तो इधर मूव करेगी कि नहीं, पानी की तरफ। अमीबा कहाँ होता है, पानी में। कहाँ होता है, पानी। तो अब बताओ पानी में अधिक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। और इसकी शरीर के अंदर अधिक गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा, पानी में, क्योंकि अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। इधरिया तो ऑक्सीजन अधिक है तो ऑक्सीजन अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन यानी इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो बताइए आराम से श्वसन हो गया कि नहीं हो गया। तो इसमें जो श्वसन होता है वो डिफ्यूजन बेस पे होता है यानी विसरण के द्वारा होता है, समझ गए। तो आप ये भी देख लिए लोकोमोशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब आप देख लिए कि रेस्पायरेशन भी कैसे होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे रेस्पायरेशन के बाद इसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन तो इन चित्रों को हम मिटा दे रहे हैं तब आप समझ पाएंगे एक्सक्रीशन कैसे होता है। इधर भी मिटा दे रहे हैं। अब एक्सक्रीशन इसका 7वां पॉइंट है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्सर्जन। एक्सक्रीशन को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या चीज है, तो अपनी बॉडी के अंदर से खराब पदार्थों को बाहर निकालना। तो इसमें उत्सर्जन जो होता है ना वो भी जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा इसमें होता है। हाँ डिफ्यूजन, वही प्रक्रिया इसमें भी। जैसे देखिए यहाँ पर डिफ्यूजन लागू हो रहा था ना, वैसे यहाँ पर भी डिफ्यूजन लागू होगा। डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन को हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, विसरण। क्या कहते हैं, विसरण। अब इसमें कैसे विसरण होगा जरा बताइए, तो सोच कर बताइए कैसे इसमें विसरण का मतलब क्या है, पहले समझिए विसरण का मतलब क्या है। विसरण का बस एक लाइन जानते रहिए, अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। यही तो एक ही फैक्ट है विसरण। तो बताइए अब यह अमीबा है और इसको उत्सर्जन करवाना है, तो उत्सर्जन करवाने के लिए अब यह देखना पड़ेगा किधर कंसंट्रेशन अधिक है। तो इनके अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होगा उसकी कंसंट्रेशन इनकी बॉडी में अधिक होगी कि नहीं होगी। पानी के अंदर तो उत्सर्जी पदार्थ होगा नहीं, तो बताइए इनके अंदर अधिक उत्सर्जी पदार्थ है तो वह कम की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। इनकी जो सतह होती है इसमें छोटे छोटे छेद होते ही हैं, उसी से रिस करके बाहर चले आते हैं, है कि नहीं है, उसी से रिस जाते हैं, रिश्ते हैं। जैसे कोई चीज रिश्ती है ना, अभी आप
झिल्ली में पानी भर दीजिए और उसमें छोटे छोटे छेद कर दीजिए, तो बताइए उस छेद के माध्यम से पानी बाहर जाएगा कि नहीं? क्योंकि बाहर पानी कम है, झिल्ली के अंदर पूरा भरा पड़ा है, तो पानी बाहर चला जाएगा। और वही झिल्ली जो पानी से भरी हुई है, छेद भले है, लेकिन अगर उसको पानी में रख दीजिए तो क्या बताइए उसमें का पानी बाहर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर भी पानी अंदर भी पानी, तो पानी पानी चारों ओर है, तो कहाँ से पानी जाएगा, है कि नहीं? और ऐसा अगर है कि बाहर पानी ना हो, झिल्ली के अंदर पूरा पानी भरा पड़ा हो, तब पानी बाहर चला जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो एक्सक्रीशन भी जान गए। और इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है वो अमोनिया होती है। क्या होती है? अमोनिया। जैसे हम लोगों में क्या होती है? यूरिया, हम लोगों की यूरिया, वैसे इसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो क्या है? अमोनिया। अब सब कुछ समझ गए। अब सबसे आखिरी हम लोग समझ लेते हैं रिप्रोडक्शन। खत्म हो जाएगा तब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रजनन या जनन कहते हैं। तो इसमें जनन दो तरीके से होता है। पहला देखिए क्या है? एसेक्सुअल, एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। पढ़ करके अच्छे से आप लोग आएंगे घर से तो ज़्यादा आसान रहेगा। एसेक्सुअल के देखिए कई तरीके हैं, तो पहले हम एसेक्सुअल देख लेते हैं। एसेक्सुअल में जो पहला तरीका होता है वो होता है फीजन। क्या होता है? फीजन। फीजन को हिंदी में कहते हैं विखंडन। विखंडन। फीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? विखंडन। इसमें कोई प्राणी रहेगा बस ऐसे विखंडित हो जाएगा, टूट करके दो बन जाए। जैसे अमीबा है ना, अमीबा है, बीच से ऐसे टूट करके एक अमीबा इधर एक अमीबा इधर अलग अलग बन गए। तो बताइए प्रजनन हुआ कि नहीं हुआ? प्रजनन मीन्स क्या होता है? अपनी संख्या को बढ़ाना। तो बताइए इसकी संख्या 1 से 2 हुई तो प्रजनन हुआ कि नहीं हुआ? तो अमीबा में विखंडन द्वारा होता है। एक और इसका तरीका है ट्रांसवर्स फीजन। ट्रांसवर्स फीजन, ट्रांसवर्स फीजन। ट्रांसवर्स फीजन में क्या रहेगा? जैसे कोई प्राणी है ऐसे यहाँ से टूट करके अलग हो गया। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? ऐसे बेड़े बेड़। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, तो ऐसे काट दीजिए। मूली बताइए कैसे काटते हैं? ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स ऐसे भी काट देते हैं कुछ लोग, हाँ, सलाद के लिए। कोई सब्जी बताओ जो लॉन्गिट्यूडिनल काटा जाता हो। लौकी को तो ऐसे भी काटते हैं, फिर छोटा छोटा ऐसे भी काटते हैं। लौकी ऐसे फाड़ फाड़ नहीं ना रख देते हैं। हाँ, बैगन को खड़े खड़ फाड़ते हैं लॉन्गिट्यूडिनली। अच्छा, बैगन कैसे फाड़ते हैं बताओ? क्या ऐसे है? देखिए बैगन मैं बना दे रहा हूँ, तो बताओ बैगन आप ऐसे खड़े खड़ फाड़ के बस रख देते हैं? उसको लॉन्गिट्यूडिनल भी फाड़ते हैं और फिर ऐसे भी फाड़ते हैं। तो अगर ऐसे फाड़े तो क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल। देखिए लॉन्गी लंबाई में, आसान है कि नहीं है? और ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे फाड़ दिए, अनुदैर्ध्य। क्लियर हो गया? तो इसमें ट्रांसवर्स फीजन भी होता है और किसमें होता है? तो पैरामीशियम में। किसमें होता है? पैरामीशियम में। एक और जानते रहिए, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल फीजन भी होता है। बस एक मिनट, लॉन्गिट्यूडिनल फीजन भी होता है। लॉन्गिट्यूडिनल फीजन भी किसमें होता है? पैरामीशियम में। पैरामीशियम में। और एक और होता है मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन का मतलब कई भागों में टूट जाना, तो वो किस में होता है? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में। ठीक है। एक और बचा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है। पहला जो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन किस में होता है? पैरामीशियम में। पैरामीशियम बहुत बार उदाहरण में आया हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है। और जो दूसरा होता है वो है संलयन। उसे क्या कहते हैं? संलयन। और इंग्लिश के अंदर कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन।
फ्यूजन द्वारा किस में होता है? तो प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम में। कॉन्जुगेशन को हिंदी के अंदर कहते हैं संयुग्मन, और फ्यूजन को कहते हैं संलयन। याद रखना, एक फ्यूजन है और एक फीजन है। फीजन का मतलब विखंडन यानी टूट जाना, और संलयन का मतलब जुड़ जाना। क्लियर हो गया ना? तो इस प्रकार से फाइलम प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही विस्तार से हमने समझा दिया। आप इसे देख करके नोट्स भी तैयार कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि इसका वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक।